Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends. Hope you will be fine with good health. Now in this new video, Pharmacology and Therapeutics, I will discuss about Parkinson disease and its drugs. This is part 1. I am Dr. Abdul Malik, PhD Pharmacology, Assistant Professor, College of Pharmacy, University of Sargodha. Please subscribe my channel for more videos and more updates and watch this video up to the end. If you have any question, you can write in the comment section. Now starting from the Parkinson disease, that is very important and neurodegenerative disease of the CNS and is extrapyramidal disease of the muscle movement. So this is basically Parkinson disease is a progressive disease and it starts from 50 years or more than 65 or 60 years and इसके बारे में देखते हैं कि प्रोग्रेसिव वो होती है कि एक दफा डिजीज स्टार्ट हो जाए तो वो खत्म नहीं होती, उसका क्योर अवेलेबल नहीं है, उसकी ट्रीटमेंट जारी रखनी होती है। जो हमारे पास अवेलेबल ट्रीटमेंट है, पहले तो उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं पार्किंसन डिजीज की। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ मसल मूवमेंट characterized by tremors, muscular rigidity, bradykinesia, and postural and gait abnormalities. This is called Parkinson disease. So the exact etiology is unknown. First described by James Parkinson in 1817. So its name come from that person, James Parkinson. So Parkinson disease derived from this person. So PD appears from 50 to 60 years with about 1 ratio 100 individuals. So this is prevalence of this one. It affects 10 million people worldwide. This is set to by Parkinson's Foundation. तो इसके बारे में हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड पार्किंसन डिजीज इज 11th अप्रैल एवरी ईयर और इसकी ये सिम्टम्स हैं ब्रेडिकिनेसिया, रिजिडिटी, रेस्टिंग ट्रेमर्स एंड पोस्चरल इंस्टेबिलिटी. यू कैन सी द फिगर ऑफ पर्सन विद पार्किंसन डिजीज. उसकी मूवमेंट, उनकी जो गेट है, एबनॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, चाल में, उठने में, मसल सख्त होते हैं और हाथ जो है रेस्टिंग ट्रेमर्स ज़्यादातर होते हैं और पोस्चर की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत कम होती है, गिरने का खतरा ज़्यादा होता है. तो ये पोस्चरल है कि आप उठना, बैठना, सोना, ये मुख्तलिफ जो पोस्चरल स्टेबिलिटीज़ हैं इसको मेंटेन मसल्स नहीं रख सकते. तो लिहाजा ये बेसिकली मसल की भी डिजीज़ है और मूवमेंट डिसऑर्डर है बेसिकली. तो इसके बारे में हम आगे देखते हैं कि इसकी इटियोलॉजी क्या है, ये कॉजेज क्या है इसके. डिस्ट्रक्शन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन सब्सटेंशिया नाइग्रा विद इन कार्पस स्ट्राइएटम, नियोस्ट्राइएटम भी कहते हैं, कार्पस स्ट्राइएटम भी कहते हैं. पार्ट्स ऑफ बेसल गैंग्लिया, दीज आर द पार्ट्स ऑफ बेसल गैंग्लिया के पार्ट है पूरे और ये मिड ब्रेन में पाए जाते हैं. सारे जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं पार्किंसन डिजीज के वो मिड ब्रेन में, उनके कनेक्शंस आपस में हैं, वो आगे बात करते हैं. दैट आर इन्वॉल्व्ड इन मोटर कंट्रोल, जो कि मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल को देखने के लिए. एक सेंसरी हमारी एक्टिविटी होती है, एक मोटर. सेंसरी ये है कि हम देखते हैं, हमें पता चलता है, या फिर सुनते हैं उससे पता चलता है, या फिर स्किन के ऊपर टच होती है कोई चीज़ पता चलता है, या टेस्ट करते हैं उससे पता चलता है. तो इस तरह की जो है कंडीशंस वो सेंसरी है. लेकिन मोटर एक्टिविटी वो है जिससे हम मोटर एक्टिविटी कर सकते हैं, यानी मूवमेंट कर सकते हैं, अपने आप कुछ जो फेस है उसको चेंज कर सकते हैं, बोल सकते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मोटर एक्टिविटी में. तो सबसे पहले हम सब्सटेंशिया नाइग्रा की बात करते हैं. व्हाट इज सब्सटेंशिया नाइग्रा? ये है पार्ट ऑफ एक्स्ट्रापिरामिडल सिस्टम. एक्स्ट्रापिरामिडल जो पाथवे है इज द सोर्स ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन दैट टर्मिनेट इन नियोस्ट्राइट. बेसिकली ये एक्स्ट्रापिरामिडल सिस्टम का, यानी जो हमारी मूवमेंट हो रही है वो सारी थैलेमस के थ्रू गुजरती हैं. तो उसमें सब्सटेंशिया जो नाइग्रा है वो सारी जो मूवमेंट को वहां से गुजरती है उसको कंट्रोल. तो इसलिए इसको जो कहा गया एक्स्ट्रापिरामिडल सिस्टम, और ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो है वो नियोस्ट्राटम की तरफ देता है, उसको स्टिमुलेट करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको टोनिसिटी देता रहता है. दस डोपामिनर्जिक सिस्टम सर्व एज ए टोनिक सस्टेनिंग इन्फ्लुएंस ऑन मोटर एक्टिविटी रादर देन पार्टिसिपेटिंग इन स्पेसिफिक मूवमेंट. स्पेसिफिक मूवमेंट के लिए नहीं है, ये जनरल मूवमेंट जो हो रही है सारी हमारी बॉडी की, उनको टोनिसिटी देता है, उसको बैलेंस में रखता है, मेंटेन करता है. और क्योंकि वहाँ पे एसिटाइलकोलिन होता है जो कि आप देखेंगे नियोस्ट्राइएटम में या कार्पस स्ट्राइएटम में, तो इस वजह से उसकी जो एक्स्ट्रा एक्साइटेटरी एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए डोपामिनर्जिक सिस्टम को बैलेंस रखना पड़ता है. तो लिहाजा नियोस्ट्राइएटम क्या है? कनेक्टेड टू सब्सटेंशिया नाइग्रा बाय न्यूरॉन्स दैट सिक्रीट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर या ट्रांसमीटर गाबा एट देयर टर्मिनाई. तो नियोस्ट्राटम क्या है? कनेक्टेड टू सब्सटेंशिया नाइग्रा के साथ ये कनेक्टेड होता है, लाइक हम प्रीवियस बात कर चुके हैं, बाय न्यूरॉन्स दैट सिक्रीट इनहिबिटरी ट्रांसमीटर गाबा एट देयर टर्मिनाई. गाबा रिसेप्टर्स को नीचे टर्मिनाई में भेजते हैं. तो क्योंकि ये वाला जो इनपुट है डोपामीन का दे रहा है, तो वहां से गाबा रिसेप्टर्स का, न्यूरोट्रांसमीटर का, वो इनपुट दे रहे हैं.
इनपुट आउटपुट दोनों को देखेंगे। इन पीडी डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स इन सब्सटेंशिया नाइग्रा रिजल्ट्स इन डिजनरेशन ऑफ नर्व टर्मिनल्स दैट सेक्रेट डोपामिन इन न्यूरोस्ट्राइएटम। तो ये बेसिकली इसकी डिजीज का जो टाइटल है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स इन सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर सेल डिस्ट्रॉय हो जाए जो रिजल्ट्स करते हैं इन डिजनरेशन ऑफ नर्व टर्मिनल दैट सेक्रेट डोपामिन इन द न्यूरोस्ट्राइएटम, जो कि डिजनरेशन ऑफ नर्व टर्मिनल का कमी हो जाती है वहाँ पे डोपामीन की, जिसकी वजह से वो बैलेंस नहीं कर सकते, टोनिसिटी को नहीं कर सकते, सस्टेन नहीं कर सकते। तो फिर ये पीडी की कंडीशन जो मूवमेंट डिसऑर्डर वो हो जाता है, रेस्टिंग ट्रेमर्स, रिजिडिटी और पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, डिस्काइनेसिया वगैरह हो जाता है। सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म क्या है? बेसिकली एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जिसमें फिनोथायाजीन्स एंड हैलोपेरिडोल व्हिच ब्लॉक डोपामिन रिसेप्टर्स इन ब्रेन में प्रोड्यूस और इंड्यूस पार्किंसोनियन लाइक सिम्टम्स, जिसे सीडो पार्किंसोनिज्म भी हम कहते हैं, ये इंड्यूस कर सकता है। इसकी ट्रीटमेंट लीवोडोपा नहीं है, डिफरेंट ट्रीटमेंट होगी, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स इसमें देते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ पार्किंसन डिजीज, जो पहले मैं बता चुका हूँ, उसी को यहाँ फिगर में एक्सप्लेन किया गया है। बेसिकली यहाँ पे आप नंबर 1 देखेंगे, नंबर 2 देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है आपके पास सब्सटेंशिया नाइग्रा है, ये जो न्यूरॉन्स है इनिबिटरी यहाँ पे न्यूरॉन्स दे रहा है इसको न्यूरोस्ट्राइएटम को, और इससे जो है एक्टिविटी जो है एसिटाइलकोलिन की जो स्टिमुलेटरी न्यूरॉन्स है वो दे रहा है, और वो ये गाबा रिसेप्टर्स को इसको स्टिमुलेट कर रहा है। इससे ये इन आपस में अपोजिंग इफेक्ट दे रहे हैं, ये टोनिसिटी इसको नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, ये इसको पॉजिटिव दे रहा है। इस तरह के जो न्यूरोस्ट्राइएटम्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने क्या, सेल डेथ रिजल्ट इन लॉस ऑफ डोपामिन रिलीज इन द न्यूरोस्ट्राइएटम। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, प्रॉब्लम है। यहाँ जो कनेक्शंस हैं, नर्व्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर एंड डोपामिन है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है मोर देन 80% या लेस देन 80% अबाउट। तो इसमें जो है इनहिबिटरी डोपामिन न्यूरॉन्स यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगी, तो यहाँ पे स्टिमुलेटरी एसिटाइलकोलिन जो न्यूरॉन्स थे उनकी एक्टिविटी को ये बैलेंस नहीं कर सकते, उनकी टोनिसिटी को बैलेंस नहीं कर सकते। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे से गाबार्जिक न्यूरॉन्स हैं, यहाँ से भी गाबा का नेगेटिव इम्पैक्ट है, यहाँ पे उसकी इफेक्ट आएगा इसके थ्रू, और जिसकी वजह से ये इफेक्ट मजीद जो है कनेक्शन टू मसल थ्रू मोटर कॉर्टेक्स एंड स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ये एक्टिविटी देता है, जिससे जो हमारी मूवमेंट होती है वो हमें हासिल होती है, आउटपुट हमें नजर आती है उसकी। तो लॉस ऑफ इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ dopamine results in more production of acetylcholine, which triggers a chain of abnormal signaling leading to impaired mobility। जो हमारी मूवमेंट है, मोबिलिटी, वो कम हो जाती है। इसको फिगर को आप गौर से देख सकते हैं, मजीद इसको लार्ज किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे सब्सटेंशिया नाइग्रा था और यहाँ पे न्यूरोस्ट्राइएटम है, इनके दरमियान पाथवेज हैं न्यूरॉन्स के, जो डोपामिन इसको स्टिमुलेट करता है, लेकिन इनहिबिटरी इफेक्ट है उसको हम कह रहे हैं। तो क्योंकि डोपामिन 1 डोपामिन 2 होते हैं, और इसके बाद स्टिमुलेटरी इसका इफेक्ट होगा एसिटाइलकोलिन का, और वो इसके साथ गाबा का भी इफेक्ट है। गाबा इसको फिर आउटपुट देगा, ये इनपुट इसको दे रहा है, ये आउटपुट इसको दे रहा है। इससे जो रिजल्टेंट आएगा, जो फीडबैक आएगा, वो फीडबैक जाएगा कनेक्शन टू मसल थ्रू मोटर कॉर्टेक्स एंड स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएगा। लॉस ऑफ इनहिबिटरी इफेक्ट, ये जो इनहिबिटरी इफेक्ट है इसका लॉस हो जाए डोपामिन का, रिजल्ट्स इन मोर प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन, तो अपनी नॉर्मल प्रोडक्शन करता रहेगा, वो तो कम नहीं करेगा ना। तो लिहाजा हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा क्योंकि मोटर एक्टिविटी वहाँ पे प्रॉब्लम कर रही है। तो विच ट्रिगर्स ए चेन ऑफ एबनॉर्मल सिग्नलिंग लीडिंग टू इम्पेयर्ड मोबिलिटी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। अब यहाँ पे मोटर एंड नॉन मोटर सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज देख लेते हैं। मोटर सिम्टम्स में रेस्टिंग ट्रेमर्स, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, ब्रेडिकैनेसिया, हाइपोकैनेसिया, मस्कुलर रिजिडिटी आर वेरी कॉमन, जिसमें मोटर इन्वॉल्व है, हमारी एक्टिविटी इन्वॉल्व है, हम मूवमेंट कर रहे हैं, मोटर जो फंक्शन है बॉडी का वो है, जैसे सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, इस तरह का ये काम है। इसके बाद नॉन मोटर है, जिसमें मोटर एक्टिविटी नहीं है, दूसरी कोई एक्टिविटीज हो सकती है बॉडी की। इडियोपैथिक जो है हेपोसिमिया है, न्यूरोसाइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, कोग्निटिव इम्पेयरमेंट्स हैं, ऑटोनोमिक डिसऑर्डर्स हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं। इसके आगे मजीद भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस ये कर रहे हैं काज। फॉर एग्जांपल न्यूरोसाइकियाट्रिक में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह की जो कंडीशन दे रहे हैं, और कन्फ्यूजन्स हैं, डिमेंशिया है, और यूरिनरी डिसफंक्शन है, और इस तरह स्लीप डिसऑर्डर्स वगैरह ये सारे शो का। सो वी हैव फिनिश्ड दिस, आई थिंक यू कैन सी द फिगर, रिजिडिटी,
tremors, bradykinesia, and postural instability in Parkinson disease patient. So we have finished this one. If you have any question, you can write in the comment section.